अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कपास की पैदावार, वो मुल्क जो दुनिया में पहले 2 नंबरों पे शुमार किया जाता था कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन पिछले गुज़िश्ता कई सालों से हम इस तादाद के अंदर नीचे नहीं बल्कि किसी गिनती में भी नहीं आते। आखिरकार वजह क्या है? पाकिस्तान उन ममालिक में क्यों नहीं रहा? हमारी कॉटन अच्छी क्यों नहीं रही? क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं? आज प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद हमें किस हद तक ऑर्डर मिले हैं, और अगर वो ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर सकते तो कितना नुकसान होगा, इस वक्त एक्सपोर्टर्स क्या कहते हैं, और इसके साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग कितनी बढ़ी है। ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम के अंदर होगी, और रिसर्च के हवाले से भी यूनिवर्सिटी के माहिरीन जो हैं वो हमारे हमरा होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर आज बात कर रहे हैं कपास की पैदावार के ऊपर। कपास की पैदावार हमारी कम होती चली जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ठोस इकदाम सामने नहीं आ रहे। अगर हम बात करें बाहर से इंपोर्ट की, तो बड़ी तादाद में बाहर से कपास जो है इंपोर्ट हो रही है। हमारी जो पैदावार है वो भी इतनी अच्छी नहीं, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो और कुछ चीज़ें प्रोग्राम के अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो इलाके हैं ज़मीनी, जहाँ काश्त की जाती है, काश्ती इलाके हैं, वो तकसीम कर दिए गए। उनके अंदर हदबंदी जो ख़त्म कर दी गई, यानी कि गन्ने की फसल जो है उसको ज़्यादा अरूज बख्शा गया, ज़्यादा उसे प्रमोट किया गया। जैसे गुज़िश्ता साल गन्ने को नुकसान पहुँचे तो सब ने कपास की तरफ आए, लेकिन कपास को एक बीमारी पड़ी तो अब दोबारा से सब गन्ने की तरफ गए, क्योंकि पिछली बार गन्ने की डिमांड थी। किसान एक जगह रुक नहीं रहा, उसे कोई समझाने वाला नहीं है, और अगर कपास की तरफ वो आता है तो उससे अच्छा बी नहीं मुयस्सर आता कि वो दोबारा से कपास के ऊपर स्टैंड कर सके। हमारे तमाम इलाके इस हवाले से तबाह हो रहे हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री से मंसूब लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ रेहानुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा, और बात के आगाज़ में ही रेहान साहब सबसे पहला सवाल ये होगा कि कपास की पैदावार बहुत शदीद तरीके से मुतासिर नज़र आती है। आप किसानों के नुमाइंदा हैं फैसलाबाद डिवीज़न भर के, बल्कि पाकिस्तान की मीटिंग्स के अंदर नुमाइंदगी करते हैं। कैसे समझते हैं हमारे किसान के साथ भी जुल्म हो रहा है, हमारी कपास के साथ भी जुल्म, क्योंकि हम वो लोग हैं जो हमारी कॉटन दुनिया में दूसरे पहले नंबर पर जाती थी, और लोग फ़ख्र से कहते हैं ये पाकिस्तान की कॉटन है। आजकल हम तरस रहे हैं कि हमारी कॉटन का कहीं नाम ही आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, इसमें 3-4 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा तो ये है कि ज़मींदार जो है या कपास का काश्तकार जो है वो तो अपनी पैदावारी लागत देखेगा या अपनी इनकम देखेगा। अगर उसकी पैदावारी लागत ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है तो वो क्यों कपास काश्त करेगा, वो किसी दूसरी फसल की तरफ चला जाएगा। अब हुकूमत की सरपरस्ती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो ज़रई मदाखल है वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कपास जो है वो उसका काश्तकार भी परेशान है, उससे अल्टीमेटली इंडस्ट्री भी परेशान है। अब पहले हुआ ये करता था कि जो बंदा कपास काश्त करता था हुकूमत की तरफ से उसे काफ़ी हद तक रिलीफ भी दिया जाता था। अब यह है कि खादें भी महंगी हैं, ज़रई मदाखल महंगे हैं, स्प्रे महंगी है, बिजली महंगी है, डीज़ल महंगा है। ये सारी चीज़ें जो बेसिकली इसमें पार्ट प्ले करती हैं या किरदार अदा करती हैं किसी भी अपना फसल की पैदावार में, तो ये अब सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं कि ज़मींदार की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अब वो जब कपास काश्त करता है तो उसको पैदावारी लागत ज़्यादा होने की वजह से इनकम कम होती है। जब इनकम कम होती है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि मैं वो फसल काश्त करूं जिसमें मेरी इनकम बढ़ जाए। अब होता यूँ है कि कपास को पिछले कई सालों से बीमारी का हमला हो रहा है। अब वो जो हमला है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ मौसमी हालात की वजह से, कुछ स्प्रे महंगी होने की वजह से, और कुछ मार्केट में कपास की कीमत कम होने से। अब गवर्नमेंट जो है, हमारा मुतालबा हमेशा रहा है कि गवर्नमेंट कपास की इमदादी कीमत उतनी मुकर्रर करे कि ज़मींदार को उसमें से कुछ पैसे बचें। अब अगर ज़मींदार को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी, उसकी इमदादी कीमत कम होगी, मार्केट में उसकी कपास की कीमत कम लगेगी, फिर बीमारियों की वजह से उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, तो फिर ऐसे होगा कि वो ज़मींदार जो कपास काश्त करने वाला है वो कपास को छोड़ कर दूसरी फसलों की तरफ चला जाएगा। एक और जो बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि हमेशा ये रहा है कि गन्ने और कपास के इलाके मखसूस किए जाते थे। अब गवर्नमेंट ने वो चीज़ें, उन पर कंट्रोल ख़त्म हो गया है। अब कपास के इलाकों में शुगर मिलें जाके लगना शुरू हो गई हैं, और वहाँ जब शुगर मिलें लगती हैं तो शुगर मिल वाले गन्ना जो है वो जल्दी उठा लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, और कपास को ज़्यादा अपना मेहनत करने की वजह से ज़मींदार उसको छोड़ता जा रहा है और गन्ना काश्त कर रहा है। अब एकड़े जो है गन्ने की बढ़ रही है, कपास की कम हो रही है। अब अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं होगी तो कपास हमारी दिन ब दिन ऐसे ही होती जाएगी और हमें कपास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम एक बहुत बड़ा मुल्क थे जो कपास हम
एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। रेहान साहब, इसके अंदर आप कौन से फैक्टर समझते, जैसे फॉर एग्जांपल गुज़िश्ता साल देखें तो 1 करोड़ 14 लाख तक हमारी जो बेलें गई थी, इस बार हमारी 51 लाख कम हुई हैं बेलें और 1 करोड़ से हम नीचे फिर रहे हैं। इससे डेफिनेटली, और फिर ख़ास तौर पे एक सवाल होगा कि हमारी क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं है, कि हमें बाहर से जो आती कॉटन वो ज़्यादा अच्छी है और हम एक किसान मुल्क होने के बनिस्बत भी अच्छी कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। उसमें अपना सबसे बड़ा तो मसला ये है कि हमारी बीमारियों की वजह से हमारी जो है क्वालिटी कम हो रही है। हमारी जो पैदावार है उसकी क्वालिटी जो है उस लेवल की नहीं है कि हम मार्केट को compete कर सकें। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि कपास पे इतना ज़्यादा खर्चा आता है, 30-40 स्प्रे करने के बावजूद अगर कपास पे बीमारी नहीं जाती तो इसका मतलब है कि ज़िम्मेदार डिसार्ट हो जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम फिर वो कपास को काश्त नहीं करेगा। इस वजह से कपास की अपना क्वालिटी भी गिर जाएगी और उसकी पैदावार भी कम हो जाएगी। उसकी पैदावार कम हो जाएगी। हमारे साथ वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, पावर लूम्स की तरफ से नुमाइंदा हैं। और रामे साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे समझते हैं कि इस वक्त क्या बहरान आने जा रहा है जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि हम चल रहे हैं, लोगों के चेहरे खिल उठे। मैं आपकी मुस्कुराहट भी देख रहा हूँ कि लूमें जब चलती हैं ना, आप लोग ज़रा हशाश बिशाश नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ख़तरा मंडलाने लगा है कॉटन का, कमी का। अगर वो बाहर से इंपोर्ट हो रही तो उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कैसे मैनेज करना। आकर मुश्किलात इस वक्त हैं क्या, और हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे ऐसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, बात यह है कि पाकिस्तान के पास ये एक वाइल्ड गोल्ड था जो कि सफ़ेद सोना, ये पिछले अगर 2000 सन से हम देखें तो हमारी प्रोडक्शन जो थी ये 1 करोड़ 20 लाख बेल्स थी, जो 2013 में 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख बेल्स हो गई, मैक्सिमम जो हमने टच किया आज तक। और इससे पाकिस्तान के अंदर कॉटन बेहतर हो गई, इससे ग्रोअर के हालात बेहतर हो गए, इससे हमारा जो रॉ मटेरियल की सप्लाई थी वो बेहतर हो गई। लेकिन इसमें मौजूदा हुकूमत और गुज़श्ता तीनों हुकूमतें ये इन्वॉल्व हैं। पहले देखें हमें जी, इन्होंने मोनसेंटो बीज का, इन्होंने हमें ना अच्छी क्वालिटी के बीज दिए, बीटी कॉटन का इन्होंने कहा जी आपको दिया जाएगा। कोई भी चीज़ जो है कपास की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, हमारा मसला ये है कि हमारे पास शॉर्ट स्टेपल कॉटन है। ज़राई यूनिवर्सिटी इतना बड़ा अदारा है, वो आज तक हमें लॉन्ग स्टेपल कॉटन नहीं दे सका। पाकिस्तान में तकरीबन 4 अरब मीटर्स की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी इम्पोर्टेड कॉटन से होती है, जो कीमती ज़र मुबादला बाहर जाता है उसके वो लानी पड़ती है। और आज ये हालात है कि इंडिया के साथ हमारी जो इंपोर्ट बंद होने की वजह से पहले इंडियन कॉटन शंकर वगैरह आके वो मिक्स हो जाती थी, तो हमारा 40 सिंगल से ज़्यादा हमारा 52 सिंगल और दूसरे जो धागे थे वो बन जाते थे। लेकिन अब सारी की सारी कॉटन जो है वो बाहर से आने की वजह से हमारे क्वालिटी ऑफ जान की भी गिर गई है और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो 40 सिंगल था धागा वो आज 52 सिंगल के रेट के ऊपर तकरीबन 25,000 रुपये बोरे पे बिक रहा है। और 52 सिंगल जो था वो तकरीबन 31,000 जो कि 60 सिंगल का रेट था उसमें अगर, यानी कि हमारी प्राइसेस बहुत चले गई। जो कपड़ा पहले 60 रुपये मीटर था वो आज 80 रुपये मीटर बिकना शुरू हो गया है, जो कि हमारे 20 करोड़ आवाम पहनती है। ये सारे का सारा वो वजह, इसकी वजह हुकूमतों की नाकस पॉलिसीज़ हैं कि ना वो कॉटन को बेहतर कर सके। फिर देखें तकरीबन साहिवाल से लेकर हमारा रहीम यार खां तक और आगे सिंध का इलाका जो था, ये साहिवाल और रहीम यार खां तक तकरीबन 80 लाख बेल्स का ये इलाका था। आज वहाँ पे इन्होंने शुगर केन लगाना शुरू कर दिया है। हरूनाबाद यहाँ की कॉटन निस्बतन बेहतर थी, कंटेमिनेशन से पाक थी, लेकिन इन्होंने वहाँ पे, और वहाँ पे जिनिंग मिल्स इस तरह थी जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेरियोरेट हो गई हैं वहाँ पे। और शुगर को देख लें, आज 55 रुपये से हमारी शुगर जो है 105 रुपये हो गई। वहाँ कार्टलाइजेशन हो गई, वो लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी, महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? पाकिस्तान को, हमें और आपको और हमारी आवाम को। कपड़ा आपका महंगा हो गया। ये सारा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आप चंद कार्टल्स के आगे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना देखें, आप बांग्लादेश के मॉडल को देखें। एक भी कॉटन का जो बेल ना प्रोड्यूस करने के बावजूद अच्छी तरीन दुनिया की टेक्सटाइल बनाते हैं और सस्ती टेक्सटाइल पाकिस्तान से बनाते हैं। जब हम कॉटन बाइट से लेंगे उसके ऊपर 38, 39, 40 जितना भी टैक्स ड्यूटी पड़ जाती है, तो फिर हम जो हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग तो इतनी बढ़ गई, फिर बाहर कैसे कम्पीट करेंगे? ऑर्डर कैसे? ऑर्डर अभी तो आ रहे लोगों की मजबूरी है,
कल जब कोरोना खत्म हो जाए फिर ऑर्डर कैसे देंगे जाके, फिर इसी कॉटन को लेके बैठे रहेंगे, ये भी हमारी कोई यूज़ नहीं होगी। तो बाहर से तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑर्डर ही खत्म हो जाएंगे। जब हम कॉस्ट ऑफ डूइंग ही बहुत बढ़ा ली, जैसे आपने कहा पहले कितनी थी, आप 200 ऊपर चलेगी है, अब हमारी जो कॉटन है वो भी महंगी हो चुकी है। जब आप पॉलिसीज़ बनाते वक्त सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे और चंद वो लोग आप उनके साथ पॉलिसी बनाएंगे जो सिर्फ अपने एक कार्टेल बनाकर और एक माफिया की शक्ल में बैठे होंगे, तो फिर यही हाल होगा। हुकूमत को चाहिए इस मौके के ऊपर कि वो जो कॉटन इंपोर्ट है या कॉटन जान इंपोर्ट है और मैन मेड फाइबर जिसे पॉलिस्टर बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में जिसे हम वॉश एंड वियर कपड़ा कहते हैं वो पहनने वाला, इन सब की इंपोर्ट में बेतहाशा ड्यूटीज़ को कम करें, बल्कि ज़ीरो पर लाना चाहिए ताकि हमें रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान का, क्योंकि हुकूमत देखें इंपोर्ट बिल को आपके कम कर रही है, उसके वो कामयाब हुई, लेकिन जहाँ पे आपका कीमती ज़र मुबादला बाहर चला जा रहा है, ये भी एक पॉलिसी में एक फ्लॉ है। इसको दूर करने के लिए और पाकिस्तान में देखिए अगर इंडस्ट्री आपकी चलेगी, आपके तकरीबन 80 लाख और 1 करोड़ मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा, या वो अगर बंद होने जा रही है वो सब लोग डिप्रेस होने लग जाते हैं। आज अगर मईशत एक राइट ट्रैक पे जा रही है, आगे आप देखेंगे जो चैलेंजेस हैं, हेम टेक्सटाइल जो है वो मुखर होने जा रहा है, उसका मतलब ये था कि वहाँ 7 अरब डॉलर के वहाँ से हमें ऑर्डर मिलते थे। अगर वो दूसरे कंट्रीज़ ग्रैब कर लेते हैं हमारे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से, बिजली की महंगे होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि जब आपको महंगा जान मिलेगा कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी, तो फिर पाकिस्तान को ये 7 अरब डॉलर में से कितना शेयर मिलेगा, हमारी कितनी जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड लूम्स है वो कितनी चल सकेंगी, हमारी जो 200 स्पिनिंग मिल्स हैं जो लोकल माल हमें जान बना के दे रही हैं या इम्पोर्टेड के लिए बना के दे रही हैं, वो किधर खड़ी होंगी। तो चंद जो मैं समझता हूँ कि कार्टलाइजेशन है, हुकूमत को जो है आपका मुसाफकती कमीशन है, SCCP के अदारे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। मार्केट्स के अंदर जो माफियाज बैठे हैं इनको आपको कंट्रोल करना होगा, वरना मैं नहीं समझता कि हम सर्वाइव कर सकेंगे। इस वक्त हम शदीद परेशानी में और एक ऐसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ हमें अपना फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है कि ऑर्डर भी सामने खड़े हैं, क्या वो पता हो ये मेरा ग्राहक है, लेकिन मैंने बनाना क्या है। हम इस चीज़ से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि जैसे कि रेहान साहब ने कहा, ख़ास तौर पे बीजों की बात करें तो बहुत पुराने हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिक्र भी आया, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही लिए चलेंगे आपको, वहाँ बात कराएंगे उन तालिब इल्मों से भी जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो साथसा आखिरकार आप इतने बड़े प्रोफेसर होने के नाते क्या इस वक्त कर रहे हैं और किस हद तक हम खड़े हैं, हुकूमत की तरफ से किस हद तक मावरत मिली है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो रिसर्च के ऊपर और जो तहकीकाती अदारों को एक ख़ास रकम मिलती थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। तो नई रिसर्च नहीं होगी, तहकीक नहीं होगी, नए बीज नहीं बनेंगे, तो डेफिनेटली हमारी फर्टाइल लैंड जो हैं वो बंजर होती चली जाएंगी और किसान हमेशा से वो फसल लगाता है जो आगे आने वाला उसका चूल्हा चला सके, तो वो तो अपने चूल्हे की फ़िक्र करेगा, उसे किसी मिल का किसी का कोई फ़िक्र नहीं है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनका चूल्हा चलाने के लिए उस फसल को ज़्यादा रेट कर दिया जाए ताकि उस फसल को वो लगाए, बेचे और उसका सर्कल चले, इसके उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हमारी इंडस्ट्री चलती रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कपास की पैदावार के हवाले से बात करें, किसानों ने ज़रा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, तो ज़रा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं डायरेक्टर फॉर्म, सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर ताहिर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी मौजूद हैं, उनसे भी जिस मुल्क से मुख्तलिफ ममालिक से अपनी रिसर्च मुकम्मल करके भी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे पूछे कि आखिरकार हम कैसे अपनी ग्रोथ जो है कॉटन की उसे बेहतर कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में हम वो पहले 2 ममालिक में शामिल थे जो एक्सपोर्ट में सबसे टॉप पे थे, लेकिन आज हमारी कॉटन ना बिक रही है, अगर बिकती है तो अपनी क्वालिटी इतनी लो है कि सिर्फ लोकल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा सकती। हम 1 करोड़ 40 लाख बेल से इस वक्त 91 लाख बेल तक पहुंच चुके हैं, मतलब मज़ीद कम हुए हैं, हम बढ़ नहीं रहे, मज़ीद कमी का जो सामना वो करना पड़ा है। और फिर हमारे जो काश्त के इलाके थे वो तब्दील होते चले जा रहे हैं। हमारा जितना जनूबी पंजाब का और ख़ास तौर पर साहिवाल से अगला इलाका है, वहाँ गन्ने की काश्त जो है उससे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। डॉक्टर ताहिर साहब बात का आगाज़ करूँ, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे समझते हैं इस वक्त जो एग्रीकल्चर हमारे ज़रूरी रकबे हैं और मुतासिर हैं, ख़ास तौर पर कॉटन पिछले साल देखें तो फिर एक बीमारी पड़ी, मुतासिर हुई, जिसकी वजह से दोबारा से अब गन्ने की तरफ किसान जो हैं जा चुके हैं, लेकिन कॉटन की डिमांड बहुत है। अब इस वक्त दुनिया भर से हमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो मिले हैं अपने गारमेंट्स के और होम गारमेंट्स के, लेकिन हमारे पास कॉटन नहीं है, बाहर से लाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत होती है। कैसे हम अपनी ज़मीनों को इतने अच्छा कर सकते हैं और कॉटन के अंदर क्या इस्लाहात की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है बिलाल भाई के
पिछले चंद सालों से कॉटन के ऊपर ज़वाल आया हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें जो है, अब अगर आप पिछले साल की जो बात करें जो सोइंग हुई है, पाकिस्तान में 2.66 मिलियन हेक्टेयर रकबा जो था वो अंडर कॉटन क्रॉप आना था, और उसके मुकाबले में 2.45 मिलियन हेक्टेयर जो है वो काश्त हुई है। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2.5% रकबा जो है पिछले साल की निस्बत कम काश्त हुआ है। 2.03 मिलियन हेक्टेयर रकबा काश्त होना था और 1.89 जो रकबा मिलियन हेक्टेयर रकबा है वो काश्त हुआ है। इसका मतलब है 2.5% रकबा कपास के नीचे कम आया। हाँ, अलबत्ता सिंध में 2.7% रकबा बढ़ा है, उसकी वजूहात हैं। अब जहाँ तक कपास का ताल्लुक़ है, कपास की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का जो हमला है वो बाकी फसलों की निस्बत ज़्यादा होता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो आपने ये कहा कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़मींदार जो है वो गन्ने की तरफ जा रहा है, मकई की तरफ जा रहा है, धान की तरफ जा रहा है, तो इन चीज़ों से एक बैलेंस रखने के लिए, सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत कपास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे और उस सपोर्ट प्राइस को इंश्योर करे ताकि हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, और इस तरह ज़मींदार जो है वो इस जानिब राग़िब होगा, वरना राग़िब नहीं हो सकता। दूसरा मसला इसमें सबसे बड़ा ये है कि कपास का जो बीज है उसकी जो शरह उगाव है वो बहुत कम है। फिर ज़मींदार जो है वो प्रॉपरली अवेयर भी नहीं होता, और प्लांट पॉपुलेशन पूरी ना होने की वजह से पैदावार भी कम आती है। तीसरी बात ये, जो कपास की क्वालिटी है वो ज़मींदार किसी न किसी गफलत की वजह से ख़राब कर बैठता है। और चौथी बात, उसकी लेबर जो है, पिकिंग लेबर जिसको हम कहते हैं, चुनाई के लिए जो लेबर है वो अब मिलना दुश्वार हो गई है। ज़मींदार इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कपास को छोड़ता जा रहा है, और बाकी जो फसलें हैं जैसे गन्ना है, जैसे धान है, जैसे मकई है, उसके ऊपर आता जा रहा है। एक और अहम बात कि चूँकि कपास काश्त करने के बाद जब चावल की फसल काश्त करना होती है तो कपास के बाद गंदम की फसल काश्त करना होती है, तो कपास गंदम की काश्त को डिले कर देती है, और उस डिले होने की वजह से ज़मींदार वीट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये उसकी स्टेपल फूड है। इसलिए ये या तो कुछ ऐसा किया जाए कि कॉटन की अर्ली मैच्योरिंग और वीट की लेट सोन वैरायटीज़ जो हैं वो ब्रीडर्स आज़ाद करें, ताकि ज़मींदार जो है वो इसको कोप अप कर सके और हम वक्त पे गंदम भी काश्त कर सके और कपास की भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार। आपकी तरफ से कोई ऐसी रिसर्च जिसके ऊपर चली कि वो खासतौर पर बीज के बारे में आपने पहले भी जिक्र किया था, कुछ हमें बीज ऐसे बनाने होंगे जो कि इन तमाम मुश्किलात को, इन तमाम जो भी आफतें आ रही हैं, इससे बच के अब पैदावार करें, क्योंकि हमारे ऊपर अब हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो फसलों के ऊपर इस वक्त हमलावर हैं। तो आपने ये पहले भी जिक्र किया, तो इसके ऊपर भी कोई ऐसी रिसर्च या कुछ चीज़ें चल रही? जी, ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बल्कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नियाब है, या हमारे और भी ऐसे बहुत सारे अदारे हैं, CCRI मुल्तान है, जो इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। बल्कि ना सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे नताइज भी उन्होंने बरामद कर लिए हैं। ज़ाहिर है ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फसलात से रिलेटेड रिसर्च होती है, इसमें एक वक्त दरकार होता है, और वो जैसे एक नई वैरायटी लाने के लिए ये नहीं होता कि 1-2 साल में वो निकल आती है, 10 से 15 साल लगते हैं, और 10 से 15 साल के बाद ये पता चलता है कि ये अप्रूव ज़मींदार को देने के लिए है या नहीं है। तो इसलिए काम तो इस पे बहुत हो रहा है। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, इसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि कोई ना कोई बेहतर नताइज निकलेंगे और हम अपने काश्तकारों के लिए कोई बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह लेके आएंगे। अच्छे नताइज सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप तो बैरून मुल्क कनाडा से, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप रिसर्च करके आए हैं, PhD करके आए हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक बीमारियों से, ख़ासतौर पर जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर है उसके कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम उसमें पीछे क्यों रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हो रही है और बाकी डिपार्टमेंट्स भी डिस्टर्ब हो रही है? जी, जो मेन बात है ना जी, हम सिर्फ अभी ट्रैक्टराइजेशन पे हैं कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर दुनिया मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन पे चली गई है, बल्कि फार्म मैकेनाइजेशन से भी आगे जैसे ऑटोमेटिक पिकर हैं, वहाँ लेबर का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मसला है, वहाँ कोई मसला नहीं। ऑटोमेटिक पिकर हैं जो पिक कर लेते हैं कॉटन को, ठीक है। इसी तरह ऑटोमेटेड सोइंग है, और सोइंग में भी वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं।
कि आपका अगर 75 सेंटीमीटर है तो एग्जैक्ट 75 सेंटीमीटर आएगा और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एग्जैक्ट मेंटेन होगा। इसी तरह वो खाद की पानी की ज़रूरियात भी ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। सेंसर्स लगे हुए हैं, जब पानी की ज़रूरत होगी ऑटोमेटेड ऑन हो जाएंगे, पानी लग जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ अभी इन पे काम हो रहा है लेकिन बड़ी इनिशियल स्टेज पे है। फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट हम तो एक ही दे देते हैं, 2 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया या 1 बोरी पोटाश डाल दें, इस तरह नहीं है, एज़ पर नीड बेस। अगर क्रॉप बता रही है कि क्रॉप सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ बता रही हैं कि क्रॉप को अभी नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो जो ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम है वो सिर्फ नाइट्रोजन स्प्रे करेंगे या ज़मीन में अप्लाई करेंगे, तो उनका सारा जो है नीड बेस है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो हमें भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़, ये ट्रैक्टराइजेशन से फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो अगर वहाँ तो 20 साल 30 साल पहले शुरू हो गया, हमारे भी अब शुरू हो रहा है, तो गवर्नमेंट का भी फोकस है इसकी तरफ। तो उम्मीद है कि ये जल्द हम भी उन्हें कैचअप कर लेंगे। जल्द कैचअप कर लेंगे। डॉक्टर ज़रा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप इस हवाले से किसानों के, क्योंकि हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम के पहले इस समय किसानों से बात कर रहा था, हमारा किसान देखता है इस फसल से 10 रुपये बच रहे हैं, वो साथ ही वो फसल लगा लेता है। इवन कि क्या हमें ये हद बंदियाँ दोबारा नहीं करनी चाहिए कि साहिवाल से आगे जो एक लैंड थी कॉटन के लिए, उसे दोबारा कॉटन की लैंड बनानी चाहिए। गैर कानूनी तरीके से शुगर मिलें वहाँ जा चुकी, फिर डेफिनेटली किसान ने वहाँ गन्ना लगाना है, तो इन चीज़ों के हवाले से कानून साजी की ज़रूरत लगती है। आप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। अच्छा, आपकी इसी बात से ही मैं USA में था, तो वहाँ पे केनाल पॉइंट एक जगह है, वहाँ से जितनी भी शुगर केन की वैरायटीज़ हैं वो हमारी पाकिस्तान के अंदर वहाँ से इंपोर्ट होती हैं। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, जो डायरेक्टर थे केनाल पॉइंट के, तो वो मेरे पास आए थे। तो उनका यही क्वेश्चन था कि हमारे जो है एक वैरायटी है शुगर केन की, तो वो इस एरिया के अंदर जो मुल्तान का एरिया है, DG खान का एरिया, इस एरिया के अंदर बिल्कुल जो है वो तबाह हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही थी कि हमने जो शुगर केन का जो कॉटन का एरिया था, उसके जितने भी इंसेक्ट पेस्ट थे, उसने रेड रॉड का टोटली वहाँ पे अटैक किया जाके उसके ऊपर। और आप उस एरिया के अंदर जो शुगर केन ससेप्टिबल था, क्लाइमेटिक चेंजेस हुई, हाई टेम्परेचर हुआ, वहाँ से इंसेक्ट पेस्ट ने मूव किया और वहाँ पे जाके A to Z डैमेज कर दिया। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय कि हमें जो है साइट स्पेसिफिक जो है कल्टीवेशन करनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा वो वाला एरिया है मुल्तान, DG खान, भावलपुर, ये एरिया हमारा स्पेसिफिक है कॉटन से रिलेटेड, और वहाँ पे जो है शुगर केन जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए। शुगर केन के वहाँ पे कल्टीवेशन ऐसे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर आप वो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि हमारा जो फार्मर है वो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लाइक वीट है, वीट के ऊपर जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। आपकी जो कॉटन की फसल है वो अगर 150 से 160 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती है, और अगर उसके बाद होती है तो आपकी कॉटन जो आपकी वीट है वो डिले हो रही है, ठीक है। तो आपने उसको डिले होने बचाने से पहले आपने कॉटन को जो है वो टाइमली जो इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, और ताकि जो उसके इंसेक्ट पेस्ट हैं और अगली जो फसल है उसकी तैयारी के लिए आपको टाइम मिल सके। उस टाइम में से आप लोग आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप इस वक्त रिसर्च भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के साथ है, उनकी ज़ेरे निगरानी, तो कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त हमें कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत है, कैसे हम उन पर जा सकते हैं? और डेफिनेटली आप जो अयूब रिसर्च के ज़रिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त काम चल रहा है? ज़रा अपडेट किसानों को मशवरा ही दे दें आप। लेकिन जी, हमें कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए जो जदीद तरीक़े काश्त हैं उनको अपनाना चाहिए। जो नंबर 1, इसमें जो मौसमी हालात हैं ये भी बहुत ज़्यादा कपास की पैदावार में कमी का बायस बनते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कभी बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से जो है कपास की फसल को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। तो हमें सबसे पहले किसानों को जो कपास की काश्त है वो खेलियों के ऊपर करनी चाहिए, और जो उसका जो पौधे से पौधे का फासला है इसको बरकरार रखना चाहिए, और फिर सबसे ज़्यादा उसको अपना जो है पौधों की तादाद जो है वो एकड़ के अंदर मुकम्मल करनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जो है शरह बीज जो उसका उगाव कम है, तो इसके लिए हम जो है 2, 3 या 4 की बजाय 5, 6 बीज लगा के उस कमी को जो है हम वो पूरा कर सकते हैं। फिर हमारा किसान जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक ही ग्रुप की जो है वो हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड बार बार इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से कीड़ों के अंदर भी जो है वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। तो किसानों को ये चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी कपास की पैदावार ज़्यादा अच्छी लेनी है तो वो ज़री माहिरीन के मशवरे के साथ जो है वो स्प्रे करें, और इस तरह वो हम जो है उसकी पैदावार
जो है वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। पैदावार इस तरह ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। एक जो की पॉइंट अभी तक 2 प्रोग्राम के हिस्सों से मुझे मिला वो ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फिलफौर इकदाम करने होंगे। और इकदाम क्या होने चाहिए इन स्टूडेंट्स को, या जैसे कि हमने डॉक्टर साहब से पहले भी एक बार प्रोग्राम में बात की थी, उन्हें ऐसे लैंड्स देने चाहिए जहाँ रिसर्च होकर एक प्रॉपर चीज़ रिजल्ट जो है वो सामने आ सके। हमारी हुकूमत डेफिनेटली कुछ ऐसी करती है जो बड़े एग्रीकल्चर वाले हैं उनको तो फ़ायदा पहुँच जाता है। हम हमेशा से फोकस करते हैं 10 एकड़ से छोटे वालों के लिए, जिनका घर, जिनका चूल्हा, जिनका घर का तमाम साजो सामान जो है उस ज़मीन के ऊपर चलता है, उनके लिए ख़ास तौर पर फोकस रखना होगा कि हम कौन से इकदाम कर रहे हैं और कौन से हमें ज़रूरी हैं। कॉटन की ग्रोथ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हम ऊपर थे, अगर दोबारा वापस आना तो डेफिनेटली उन चीज़ों को देखना होगा हमारे माजी को कि हमने माजी के अंदर क्या ऐसी चीज़ें कर रहे थे कि हम ऊपर थे। अगर हम अब कहाँ खड़े हैं कि दुनिया हमसे ऊपर चलेगी, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं और बल्कि हम मज़ीद पस्ती की तरफ जा रहे हैं और हमारे लिए ज़वाल का बाइस बन रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। कॉटन ग्रोथ के ऊपर से बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और इस वक्त हम PHMA में मौजूद हैं। हमारे साथ PHMA के चेयरमैन मौजूद हैं, मियां नईम साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त ऑर्डर्स दुनिया भर से हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ख़तरा ये है कि जो हमारी कॉटन ग्रोथ है वो ना होने के बराबर हो चुकी है कि हम 51 जो लाख बेल हैं उसमें कमी के साथ नीचे आए हैं। अगर हम दीगर ममालिक देखें, उधर से हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटीज़ हैं। क्या सूरत हाल है, आप तशवीश का इजहार कैसे करेंगे? जी, आप तो आज की बात कर रहे हैं। हमने 3 साल पहले इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया था कि कॉटन का सीवियर क्राइसिस आने वाला है। हर इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हर पॉलिसी मेकर को हमने लेटर्स भी लिखे, हमने उनके साथ मीटिंग्स भी की, लेकिन किसी में हमारी कान पे इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक इसकी सबसे बड़ी वजह है लो रेट्स, दूसरी इसकी वजह है इन्फीरियर क्वालिटी सीड, तीसरी इसकी वजह है लैक ऑफ रिसर्च, और जो सीड है उसकी इतनी लो क्वालिटी है कि वो ग्रोएबल है ही नहीं। तो एक तो ये वजह थी, ये वजूहात थी। और एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने 3 साल पहले ये इंडिकेट कर दिया था कि जो हमारा साउथ का और सिंध का जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है शुगर केन को। उसकी बड़ी वजह यह थी कि कॉटन में गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली ये किसी ने आज तक समझने की कोशिश नहीं की कि जो हमारी इकॉनमी है मोर देन 60% कॉटन बेस्ड है। ठीक है, कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का, वो हमारी लाइफ लाइन है। तो हमने जब इनको कहा कि ये रिप्लेस कर रहा है अपना एरिया, तेज़ी से जो ग्रोअर है वो टिल्ट हो रहा है इसकी तरफ, शुगर केन की तरफ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहाँ एक तो शुगर मिल्स बहुत चली गई, दूसरी गवर्नमेंट ने शुगर केन सपोर्ट फंड जो है वो उसका अजरा किया। उसकी वजह से ग्रोअर को तो देखें, ग्रोअर वो फसल उगाएगा जिससे उसको पैसे मिलेंगे। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया कटेल होते 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 आज की सूरत हाल ये है कि 1 करोड़ 40 लाख बेल से हम 90 लाख बेल्स पे आ गए हैं। और 90 लाख बेल्स में भी 30 लाख बेल्स ऐसी हैं जो जिसका सूतर बनने के काबिल नहीं है, जो कंटेमिनेटेड है, जो कंटेमिनेशन जिसमें इतनी ज़्यादा है कि वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। तो हमने ये इक़्तिदार के आला वानों से रिक्वेस्ट की थी, पॉलिसी मेकर से, रज़ाक दाऊद साहब को लेटर लिखा, हमाद अज़हर साहब को लेटर लिखा, असद उमर साहब को लेटर लिखा कि भाई खुदारा अपनी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर अगर PHMA और प्रिगमिया दोनों को ले लें तो $7 बिलियन की हम नेशनल इकॉनमी में टर्नओवर शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ह्यूज है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन पेंडेमिक के बाद अल्लाह की फजल करम से इतने ऑर्डर्स आए कि हमारी तमाम कैपेसिटी जो है वो ओवरफ्लो थी। और हमारे पास इतने ऑर्डर्स थे कि पिछले 30 साल में हमारे पास कभी इतने ऑर्डर्स नहीं आए थे। लेकिन अब उसका सेटबैक हमें ये लगा है कि आज अगर हम यार्न की प्राइसेस 2-3 हज़ार बैग पर बैग जो है वो इन्हांस कर चुकी हैं। आज अगर हम जो कस्टमर है हमसे 30 to 45 डेज़ में शिपमेंट्स मांग रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल यार्न मौजूद नहीं है। जो यार्न मिल्स जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं वो इंतहाई कंटेमिनेटेड है, वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने टाइम फ्रेम भी दिया है कि विद इन 10 डेज़ इस पे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो स्टेप इन हो और इसकी कॉटन एमरजेंसी नाफज की जाए। हमारा ये मुतालबा है कि फिल फॉर कॉटन एमरजेंसी नाफज की जाए, हमारे साथ बैठ के इसकी पॉलिसी बनाई जाए, यार्न की डोमेस्टिक नीड को गेज किया जाए। जितनी डोमेस्टिक नीड है
वो उसको पहले पूरा किया जाए और मिल्स को कहा जाए कि ये इतनी डिमांड आपने अब लोकल इंडस्ट्री के लिए रखनी है और जो उससे एक्सेस हो वो एक्सपोर्ट कर दिया जाए। हम एक्सपोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, हम कहते हैं कि एक्सेसिबल जो है, जो इंडस्ट्री की डोमेस्टिक नीड है, उससे जो एक्सेस है वो उसको एक्सपोर्ट कर दें। अगर एक्सेस नहीं है तो फिर उसकी एक्सपोर्ट को बैन करें, उसको कैप करें कि पहले आपकी वो इंडस्ट्री जिसने आपको बुरे से बुरे हालात में भी केटर किया, जब मिल्स का ख़रीदार कोई नहीं था, जब एक्सपोर्ट के उनके पास ऑर्डर नहीं थे, तो यही वो इंडस्ट्री थी, ख्वाह वो लोकल वीविंग हो, ख्वाह वो लोकल हौजरी हो, ख्वाह वो लोकल जो शूटिंग हो, ख्वाह वो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर हो, इसी ने इस इंडस्ट्री को केटर किया। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो कॉटन पॉलिसी लाई जाए, कॉटन एमरजेंसी नाफज की जाए, फ़ौरन ग्रोअर के लिए कॉटन सपोर्ट फंड का इजरा किया जाए, और सबसे बड़ी बात जो तकरीबन तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ डाल के तकरीबन 44% कॉटन जो यार्न है उसकी एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है, उसको फ़ौरन वेव ऑफ किया जाए। पॉलिस्टर यार्न पर हर किस्म की ड्यूटी को फ़ौरन वेव ऑफ किया जाए, ताकि हमें हमारा रॉ मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्री की लाइफ लाइन बिला तातुल फराहमी हो सके उसकी, और हम जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, जो कस्टमर हमारी तरफ टिल्ट है, हम उसको केटर कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट्स ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा पोर्टफोलियो है जिसने हमेशा नेशनल ब्लडी को इकानमी को फ्रेश ब्लड इंजेक्ट किया है। तो इकानमी के रिवाइवल के लिए, इकानमी के सर्वाइवल के लिए 80 लाख जो मज़दूर टेक्सटाइल सेक्टर के साथ वाबस्ता है, उसके चूल्हे के लिए, इकानमी का पहिया चलाने के लिए $बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हो चुकी है, उसको बचाने के लिए फ़ौरन हमारे ये मुतालबात माने जाए। फ़ौरन ये मुतालबा माने जाए। मियाँ साहब ने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में हर चीज़ कवर की। हमारे साथ मियाँ फ़रूख साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। फ़रूख भाई, आप अब बता दें कि उन्होंने, मियाँ साहब ने कहा 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद क्या करने वाले हैं, PHA में क्या स्टेप लेगा, कैसे गवर्नमेंट को आप लोग मनाएंगे कि आकर किस करवट इस ऊँट को बिठाया जाए कि मामला बेहतर हो के और ये हमारे पास ख़ास तौर पर चीज़ें बच सकें। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। तो पहले तो मैं ये हमारे जो फर्दर एक्शन है उससे पहले बताना चाहता हूँ कि शॉर्टेज की रीज़न क्या है। इसमें मेन तीन रीज़न है कि जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उसकी जो पर हेक्टर जो उसकी प्रोडक्शन आती है ना, वो तकरीबन 1800 से 2000 केजी पर हेक्टर उसकी प्रोडक्शन आती है। और अनलकीली हमारी जो प्रोडक्शन होती है ना, वो 500 से 600 केजी के दरमियान में रहती है। तो पहले ही हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है पर हेक्टर, वो तकरीबन हमारी 33% है, जो बहुत बड़ा गैप है। इसका सबसे बड़ी वजह जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो सफ़ेद हाथी बने बैठे हैं, जिनको हम बिलियंस की हमारी गवर्नमेंट फ़ंड्स देती है, उन्होंने रिसर्च के ऊपर कोई काम नहीं किया, सिर्फ गवर्नमेंट से फ़ंड्स ही लिए हैं। उसके बाद सेकंड रीज़न आती है कि जो हमारा सारे का सारा कॉटन बेल्ट एरिया था, वहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्री लग गई शुगर केन की, और वहाँ वो सारा एरिया कन्वर्ट हो गया वाइट गोल्ड से शुगर केन में, जिससे हमारी पैदावार और बहुत कम हो गई। और तीसरी जो हमारी रीज़न बनती है, वो हमारा जो स्पिनिंग का मालकान है, जो उनका एक एटीट्यूड रहा है हमसे हमेशा कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है, वो प्राइस तो बढ़ाते हैं, लेकिन माल की शॉर्टेज पैदा कर देते हैं मार्केट में, मसनूई किल्लत। इस वक्त अगर मेरे पास 5000 मुझे बैग चाहिए पर मंथ, तो प्राइस तो ऊपर है ही है, वो मुझे माल ही नहीं मिल रहा। वो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज पैदा करते हैं कि हम कस्टमर के साथ कोई अगली 2 माह की कमिटमेंट ही नहीं कर सकते। और मैं ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में कोरोना के हालात, पेंडेमिक के हालात बेहतर होंगे, तो सारे का सारा बिजनेस वहाँ पे चला जाएगा। और ये जो इंडस्ट्री अर्न कर रही है ना 7 बिलियन, उसमें से मेजर शेयर उठा के वो ले जाएंगे। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। मैं इस बिज़नेस में 25 ईयर से हूँ, तो मैं यही देख रहा हूँ कि साल में 2 और 3 दफ़ा जब हमारा बिज़नेस स्मूथ होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, तो कोई ना कोई माफिया इसमें इन्वॉल्व होता है, और वो वैसे ही प्राइस तो अब करता है, उसमें शॉर्टेज भी पैदा कर देता है। तो अगर हमारी पिछले माह 10% डिक्रीज़ है एक्सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि इस माह हमारा और 10% आ जाएगा। अगर यही हालात रहे तो ये तकरीबन 50% के ऊपर हम चले जाएंगे। और आप पिछले माह के 10% अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुई है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के केसेस उठा के देखें, वो केसेस भी बढ़ गए हैं, और लॉ
एंड ऑर्डर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि हमने तकरीबन हाफ कैपेसिटी हर फैक्ट्री की अपनी क्लोज़ कर दी है। तो ये गवर्नमेंट इसमें ना वीक्स ले ना इसमें डेज ले, ये विद इन आवर्स इसको सॉल्व करे और हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे। फ्लड तो पाकिस्तान में एक दफ़ा आता है, तबाही मचा के चला जाता है, लेकिन ये जो कॉटन क्राइसिस है ना, ये साल में 3 से 4 दफ़ा आता है। तो अगर एक क्राइसिस साल में 3 से 4 दफ़ा आएगा, हम उससे कैसे निपट सकेंगे? ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए और जिसको हम फॉलो करें। अभी मैं आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि शुगर केन वालों के ऊपर, मिल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई FIR दर्ज किया, वो किसानों को पैसे नहीं पे कर रहे। दूसरी तरफ आप काटन के ऊपर आ जाएं, अगर जो काटन ग्रो फार्मर है वो जितनी काटन रोज़ाना सेल करता है सेम डे उसे उसकी पेमेंट मिल जाती है। तो इस माफिया से फार्मर को भी बचाया जाए, एक्सपोर्टर को भी बचाया जाए, मुल्क की एक्सपोर्ट को भी बचाया जाए। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इसके साथ सारा मुल्क जो है अगर कम होगी सफ़र करेगा तो बाकी देखते हैं। जिस तरह हमारी जो लीडरशिप है उसने अनाउंस किया है कि अगर ये 1 वीक में ना सॉल्व हुआ तो हम अपने वर्कर को रोक भी नहीं सकेंगे, वो सारे का सारा रोड के ऊपर होगा। बाकी फिर फैसला जो रोड के ऊपर वर्कर और गवर्नमेंट का होगा तो वो देखा जाए, वो अच्छा नहीं होगा। हम बिजनेसमैन हैं, हम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, हम और गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते। तो गवर्नमेंट के ऊपर इसके ऊपर फोकस करें, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे। बहुत एक पॉइंट उन्होंने दे दिया हमें, की पॉइंट कि अगर ये मुतालबा जो हैं 10 रोज़ के अंदर मंजूर नहीं होता, जिसमें 3 रोज़ गुजर चुके हैं, तो उसके बाद फिर अल्टीमेटम आखिरकार वहाँ आना पड़ेगा जहाँ एहतजाजी मुजाहिरों की तरफ चलेंगे। PHMA ऑफिस के अंदर मौजूद है, इनकी तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया है कि हम जब फैक्ट्रीज क्लोजअप की तरफ जाएंगे, जब ऑर्डर्स मेंटेन नहीं कर सकेंगे, तो डेफिनेटली जो मजदूर है वो रोड्स पे आएगा। जब मजदूर रोड्स पे आएगा तो आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दोबारा से डिस्टर्ब होगा। उसके लिए बेहतर है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस करें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जैसे कि शुगर केन के ऊपर मियाँ साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैंने खूब पढ़ा कि अब जो DC होगा उसे केन कमिश्नर के इख्तियारात जो हैं वो भी दिए जाएंगे। तो आखिरकार जिन इलाकों के अंदर आपकी गैर कानूनी तरीके से शुगर मिलें शिफ्ट हुई हैं, वो शुगर रिपोर्ट के अंदर नहीं आई, शुगर करप्शन रिपोर्ट के अंदर, तो ऐसी चीज़ें जब सामने नहीं आएंगी तो डेफिनेटली हमारे हालात ख़राब होंगे। हमें दोबारा से उसके ऊपर जाना होगा। हमारा जो इलाका है उसे मुतय्यन किया जाए, ये शुगर के लिए है, ये कपास की, कपास के काश्तकारों को बेहतर सहूलियत मुयसर की जा सके ताकि दोबारा से पाकिस्तान उस मकाम पे पहुंचे जो कि पहले 2 नंबरों पे हम स्टैंड करते थे, दुनिया की सबसे अच्छी कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और बाइस फ़ख्र था। लेकिन बाइस फ़ख्र इंडस्ट्री को डुबोने वाले अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो तब्दीली वाले कुछ अच्छा करें ताकि लोग आपको सलाम पेश करें। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।